गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल एक बार फिर आप सबके सामने एक नई उमंग, एक नए टॉपिक के साथ अपने पुराने लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंपाइलर। इसकी बेसिक्स देखेंगे जो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मदद करेगी। मैंने बहुत सी बार ऐसे देखा कि स्टूडेंट्स को सी लैंग्वेज सिखाने के लिए सबसे पहले हैश इंक्लूड से शुरू कर दिया जाता है। बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि कंप्यूटर पीछे कर क्या रहा है। अगर हम घर बनाते हैं तो व्हाट डू वी डू बिफोर? एक नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं। आजकल तो डिजिटल मैप्स बनाते हैं, 3D मैप्स, और मूव करके देखते हैं कि घर कैसा दिखेगा। हमारे दादा परदादा कहते थे कि घर की बुनियाद, नींव सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरे जितने भी वीडियोस हैं ये उन्हीं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर कर क्या रहा है, उसका मन क्या कर रहा है, उसका दिल क्या कर रहा है, ये भी देखना जरूरी है। तो उस कंप्यूटर का मन और दिल कौन कंट्रोल कर रहा है? जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, कंपाइलर ही सब कुछ कर रहा होता है। तो ये कंपाइलर क्या चीज है दोस्तों, इसे देखते हैं आज। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के लिए की टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। We have seen in the previous videos कि there is a machine, there is a user, the user interacts with the machine interacts with the user, and for this interaction a computer engineer uses a language. We call it a programming language. Now this language, programming language, is very much similar to English language. The code which we are writing in programming language is similar to English language. हम ABCD, A से लेके Z तक जो अल्फाबेट्स हैं, जो कीबोर्ड में कैरेक्टर्स हैं, उन सब का यूज करके हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। जिस भी लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे उसके रूल्स को फॉलो करते हुए वो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस इस मशीन को दे दिए जाते हैं, पर इस मशीन को वो इंस्ट्रक्शन समझ कैसे आएंगे? जैसे कि मैंने अपने शुरुआत वाले एक वीडियो से कहा था, मैं बताया था आपको कि एक इंसान है जो इंग्लिश बोल रहा है, एक इंसान है जो मराठी बोल रहा है। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो कैसे बात करेंगे? एक दूसरे को भाषा तो जानते नहीं है, तो कैसे समझेंगे? तो समझने का क्या तरीका था? एक बीच में उन्हें तीसरा आदमी लाना पड़ा जो दोनों की भाषाओं को जानता था और बदल सकता था, इंग्लिश को मराठी में, मराठी को इंग्लिश में। Similarly, in the case of computer, users have developed a software, and that software does this work of conversion. That software comes under the category we call it translator. ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ट्रांस को मैं एक्स से शो कर रहा हूं। ये सॉफ्टवेयर जो आपने प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को इनपुट करेगा, उस प्रोग्राम को इनपुट में देगा, और आउटपुट में आपको मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख के दे देगा। आपकी लैंग्वेज में लेगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट करेंगे। फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज अ स्पेसिफिक ट्रांसलेटर। कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसका स्पेसिफिक ट्रांसलेटर होगा। मशीन इनपुट लेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को, और आउटपुट में मशीन लैंग्वेज में कोड दे देगा। तो ये ट्रांसलेटर हम कहां पर डाल देते हैं? इस ट्रांसलेटर को हम अपनी मशीन में इंस्टॉल कर देते हैं। दिस ट्रांसलेटर इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन आवर मशीन। तो ये हमारी मशीन थी भाई, दिस इज आवर मशीन। इन दिस मशीन वी पुट अ ट्रांसलेटर व्हिच इज अ सॉफ्टवेयर। Now the user gives the input in some programming language. The translator converts the programming language input into machine language, और इस मशीन को वो कोड जो हमने दिया वो इस मशीन को समझ में आ जाता है और मशीन उसे एग्जीक्यूट कर देती है। क्योंकि मशीन तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानती है, which is a binary language. So this translator is very important when we are studying the programming language. क्यों important है?
ये इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। तो आइए देखते हैं इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो when we move ahead for translator, there are two types of translator. One is known as compiler and second is known as interpreter. तो आज हम सबसे पहले देखेंगे ये कंपाइलर क्या चीज होती है, क्योंकि हमें सी लैंग्वेज के बारे में बात करनी है एंड सी लैंग्वेज यूजेस अ कंपाइलर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कंपाइलर क्या होता है, तो बहुत से बच्चे मैं देखता हूं पूरी इंजीनियरिंग करने के चले जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कंपाइलर क्या होता है, तो मुझे जवाब मिलता है कि कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर which takes input of any programming language, scan the input line by line, and convert it into machine code. So this line by line is a wrong statement. आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए लाइन बाय लाइन वाली लाइन को, ये लाइन बाय लाइन बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 99% लोग कंपाइलर के डेफिनेशन में लाइन बाय लाइन यूज करते हैं, इस लाइन को आप सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कंपाइलर होता क्या है आइए समझते हैं, फिर इसके डेफिनेशन को देखें। सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट से हम बात करेंगे। वी विल टॉक विद रिस्पेक्ट टू सी लैंग्वेज। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो आपके प्रोग्राम को इनपुट लेता है, उसके बाद उसे चेक करता है कि आपका जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें कोई एरर तो नहीं है, सारी लाइंस सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हैं। अगर किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी जगह पर कोई एरर है तो वो अपना काम पूरा, मतलब जो आप सोच रहे हैं वो काम वो नहीं करेगा, पर आपको एरर्स दे देगा, आपको एरर्स दे देगा। तो कंपाइलर क्या करता है इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम लिखा, वी राइट अ प्रोग्राम whose name is x.c. The compiler takes this program as an input, it checks whether the program is error free, and if the program is error free it generates the machine code, and the machine code, the file which is generated is known as .obj. फाइल का नाम वही रहता है, x ही रहता है, एक्सटेंशन बदल जाता है, ध्यान से देखिए। It generates an object code, this obj stands for object code. ऑब्जेक्ट मतलब जो मशीन के लिए जनरेट हुआ है, मशीन जिसे पढ़ सके, तो वो एक ऐसा कोड जनरेट कर देता है जिसे मशीन पढ़ सके। But remember, this is generated only if no errors are there. Only if no errors are there. So what is a compiler? Compiler is a translator. Compiler is a software which takes as input a programming language code and generates an object code if there are no errors. What if there are errors? अगर errors हैं तब क्या होगा? अगर errors नहीं है तब तो वो object code generate कर देगा। अगर errors हैं तब क्या होगा? In the starting of this video मैंने कहा था कि ये important है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। क्यों important है? क्योंकि अगर हम कंपाइलर की फंक्शनिंग समझ जाएं कि कंपाइलर एरर्स कैसे जनरेट कर रहा है, तो हम अपने दिमाग से कंपाइलर की तरह सोच सकते हैं। और जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, एग्जाम में तो कॉपी पे लिखेंगे, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारा दिमाग कंपाइलर की तरह सोचेगा और एरर्स फाइंड कर देगा, और हम अपने प्रोग्राम्स में से एरर दूर करके बिल्कुल सही प्रोग्राम एग्जामिनर को दे देंगे और हमें 100 में से 100 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वजह से कंपाइलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एरर्स होते हैं तब क्या कंपाइलर? कंपाइलर चेक्स स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। वी डू नॉट कॉल इट लाइन बाय लाइन।
तो लाइन बाय लाइन की जगह आप क्या वर्ड यूज करेंगे? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। Compiler checks statement by statement. It takes the whole program as an input, scans the whole programs and records the errors in every statement. और जितने भी errors होते हैं वो .obj फाइल जनरेट करने की जगह it does not generate a .obj file, it generates an error file and it displays the errors on your screen, that these are the errors in your program and I cannot work further. The compiler gives a warning, the compiler gives an error message that these are the errors in the program and the file cannot be generated. लिखा नहीं होता है, but file generate नहीं होती है, object file generate नहीं होती है, and we have to remove the errors. So the basic function of compiler is to generate object code. And the second function of compiler is to check errors. Generally क्या गलती होती है जब भी हम किसी से कंपाइलर के बारे में पूछते हैं तो वो क्या बोलते हैं? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है लाइन बाय लाइन पढ़ता है और एरर्स बताता है। नहीं, कंपाइलर का मेन काम है ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना। अगर एरर्स हैं तो जनरेट नहीं कर पाता है, फिर वो errors finding करता है, but the main function is to generate the object code and second function is to check errors, and to check these errors it uses the concept of statement by statement. अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट में अंतर क्या है? मैं आपको अंतर बताता हूँ। हमने एक लाइन लिखी कोड की, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी, चौथी लाइन लिखी। अगर ये दो लाइन एक ही इंस्ट्रक्शन था सी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। ये दोनों लाइन मिलके एक सिंगल स्टेटमेंट बनेगी। These two lines will become a single statement। और कंपाइलर अगर इन दोनों लाइंस में एक एरर होगा तो उसे एक साथ पढ़ के एक स्टेटमेंट का एरर जनरेट करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन बाय लाइन एंड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। दोस्तों, प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम पढ़ें उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हमने देखा कि व्हाट इज द कंपाइलर। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर which converts the source code into object code, takes the whole code as an input, generate errors if any by reading the statements statement by statement. It scans the complete code in one code. पूरा कोड एक साथ इनपुट में लेता है, जितने एरर्स होते हैं एक साथ बताता है। अगर एरर फ्री होता है तो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। अगर हम कंपाइलर की तरह सोचें कौन सा एरर कैसे जनरेट होता है, कौन सा एरर कैसे जनरेट होता है, तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हम कंपाइलर के दिल और दिमाग से सोचेंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ये हम ऐसे लिख रहे हैं तो कंपाइलर क्या कर रहा होगा, कंपाइलर कैसे ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो किस टाइप का एरर आएगा। अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो मेरा दावा है आप सबसे कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होगी। सो विद दीज वर्ड्स, बेस्ट विशेस टू यू एंड वील बी बिगिनिंग आवर जर्नी फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाउ। थैंक यू।